स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने YouTube चैनल मैथ्स विद शाहिद अंसारी में। आज हम कक्षा 9वीं गणित विषय के अंतर्गत प्रश्न बैंक 2021-22 में जो विमर्श पोर्टल में अपलोड की गई है लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा, इसमें हम अध्याय 1 को हल करेंगे। ये आपके लिए कहीं ना कहीं मील का पत्थर साबित होगी, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से इसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न उपलब्ध हैं जो कि आपको परीक्षा में निश्चय ही सफलता की ओर ले जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अध्याय 1। तो जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे अध्याय 1 में संख्या पद्धति, जिसके अंतर्गत हमें यहाँ दिखाई दे रहा है जो आवंटित अंक हैं कुल इसमें 6 हैं। 1 अंक वाले 2 प्रश्न, 2 अंक वाले 2 प्रश्न परीक्षा में पूछे जाने हैं। तो इस तरीके से यहाँ से जो प्रश्न क्रमांक 1 दिखाई दे रहा है, इसमें पहला प्रश्न है कि एक परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का योगफल या अंतर एक संख्या होगी। तो परिमेय और अपरिमेय का जब योग करते हैं तो निश्चित ही एक अपरिमेय संख्या हमें प्राप्त होती है। प्रश्न क्रमांक 2 जिसमें हम देख रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमेय है। तो अपरिमेय संख्या वह होंगी जिसमें करनी दिया हुआ होगा, और यहाँ पे जैसा कि हम देख रहे हैं पहले प्रश्न में यदि इसको सरल करते तो ये दोनों कैंसिल हो जाते, तो केवल 3 बचता है। तो यहाँ पे केवल एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। यदि हम दूसरे बा में देखें तो करनी 7 से करनी 7 कैंसिल हो जाता है, 2/7 प्राप्त होता है। और तीसरे में देखते हैं 1/2, और चौथे में देख रहे हैं तो यहाँ पे करनी 5 से करनी 5 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे हल हमें 5 प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीके से जो ऑप्शन आपका निकल के आता है कि ये एक अपरिमेय संख्या, तो यहाँ पे सा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे जैसे कि तीसरा प्रश्न देख रहे हैं, यदि ए बड़ा है 0 से एक वास्तविक संख्या है और पी और क्यू परिमेय संख्याएं हैं, तब निम्न में से कौन सा सत्य है। तो यहाँ पे जो सत्य होगा वह आपको दिखाई दे रहा है कि परिमेय संख्याएं की बात हो रही है, तो ऑब्वियसली सा ऑप्शन इसका बिल्कुल सत्य होगा, सही होगा। तो इसके बाद चौथा है, यदि b का मान 0 से बड़ा एक वास्तविक संख्या है, m तथा n परिमेय संख्या है, तब निम्नलिखित से कौन सा असत्य होगा। तो असत्य में हम देखते हैं कि यहाँ पर सा ऑप्शन आपका असत्य होगा, क्योंकि यहाँ पे b की घात m और b की घात n जैसे कि घातांक के नियम है, इसमें ये पहला वाला बिल्कुल सही है, और इसी तरीके से दूसरा वाला भी बिल्कुल सही है, और यहाँ पे तीसरा वाला भी, यहाँ पे घातें घट जाती हैं। तो इस तरीके से ये सा ऑप्शन ही असत्य होगा। इसके बाद 5वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या 1 व 2 के बीच नहीं है। तो इसके लिए भी हम देखते हैं कि इसका भी आंसर सा यहाँ पे आएगा, क्योंकि यहाँ पे 5/4, 11/8 और 13/8 1 व 2 के बीच में परिमेय संख्या निकल के आती है। अभी हम आपको अगले ही इसी वीडियो में बताएंगे कि कैसे इनके बीच में ये परिमेय संख्या निकाली जाती है। तो चलिए यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 2 देख रहे हैं, जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है हमें। तो पहला प्रश्न है, सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को एक साथ लेने पर संख्याओं का संग्रह प्राप्त होता है। तो इसमें जो संग्रह प्राप्त होता है वह है वास्तविक संख्याओं का संग्रह प्राप्त होता है। दूसरा है, संख्या r को परिमेय संख्या कहा जाता है यदि इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। यहाँ p व q खालिस्तान हैं और q बराबर नहीं है 0 के, तो इसका जो आंसर आएगा वह है पूर्णांक है। तीसरा आएगा, यदि r परिमेय संख्या है और s संख्या अपरिमेय है, तब r + s और r - s संख्या होगी। तो यहाँ पे जो संख्या होगी वह हम कहेंगे कि यहाँ पे अपरिमेय संख्या होगी, क्योंकि अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या का योग हमेशा एक अपरिमेय संख्या ही होता है। चौथा है, यहाँ पे एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है, तो यहाँ पे अनुअसानी अनावर्ती होता है, इसे याद कर लीजिए आप लोग। इसके बाद चलिए यहाँ पे एक शब्द में उत्तर देने वाले प्रश्न देखते हैं। प्रश्न यहाँ पे दिए गए, एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार किस प्रकार का होता है। तो इसके लिए हम कहेंगे कि यह शांत या अनुअसानी आवर्ती होता है। दूसरा है कि 0 और 1 के बीच एक परिमेय संख्या लिखिए, 0 - 1/2 अर्थात 1/2 होगी। क्या तीसरा प्रश्न है, क्या 3.142678 एक परिमेय संख्या है। तो इसका जो आंसर है वह बिल्कुल हाँ, यह एक परिमेय संख्या होगी। चौथा है, 6×5 और 2×5 से गुणा करके मान लिखिए। तो यहाँ पे हम गुणा करते हैं, तो चलिए यहाँ गुणा करके देखते हैं। जब आप 6×
5 और 2 करनी 5 का गुणा करते हैं तो क्या होता है, तो यहाँ 6 करनी 5 और गुणित हम 2 करनी 5 का आपस में गुणा करते हैं, तो 6 का गुणा 6 दूनी 12 होगा, और यहाँ पे करनी 5 का गुणा 5 के बराबर होता है, और 12 पंचे कितना हो जाता है 60। तो इस प्रकार से इसका जो मान निकल के आता है वह होगा 60 के बराबर। अब चलिए 5वां प्रश्न करते हैं। यहाँ पे इनका योग ज्ञात करना है। 2 करनी 2, 5 करनी 3, धन करनी 2 ऋण 3 करनी 3। तो इसे हम सरल कर लेते हैं। पहले 2 करनी 2 धन 5 करनी 3 धन यहाँ पर करनी 2 और ऋण 3 करनी 3। तो जो समान करनी वाली राशियाँ हैं उनको जोड़ना और घटाना है। तो 2 करनी 2 में 2 करनी 2 को जब योग करते हैं तो 3 करनी 2 प्राप्त होगा, और 5 करनी 3 में से 3 करनी 2 3 घटाते हैं तो यहाँ पे 2 करनी 3 हल मिल जाता है। तो यहाँ पे हम प्रश्न क्रमांक 4 देख रहे हैं, जैसे कि सत्य एवं असत्य है। तो पहला यहाँ पे प्रश्न है, एक परिमित संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या अनवसानी आवर्ती होता है। तो यह कथन बिल्कुल सत्य है। और प्रत्येक प्राकृत संख्या का एक पूर्ण संख्या होती है, तो यह कथन भी सत्य ही होगा। तीसरा, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, तो यह कथन असत्य है। और चौथा, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या होती है, तो यह कथन सत्य है। और प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो यह कथन असत्य होगा। तो इस प्रकार से ये थे इसके हल। अब आइए हम प्रश्न क्रमांक 5 को सरल करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, यहाँ पे 1 करनी 7 ऋण करनी 6 में हर का परिमेयकरण करके लिखना है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हल इसका, 1 करनी 7 ऋण करनी 6 को हम हर का परिमेयकरण करते हैं, तो यहाँ पे चिन्ह बदलकर हम अंश और हर में करनी 7 धन करनी 6 का गुणा करेंगे और भाग भी देंगे। और यहाँ पे करनी 7 धन करनी 6 का गुणा 1 में, फिर यहाँ पे हम करनी 7 ऋण करनी 6 और करनी 7 धन करनी 6, इसे हम x धन y और x ऋण y वाले सूत्र से देखें तो x का वर्ग ऋण y का वर्ग लिखा जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि ये करनी 7 धन करनी 6 और ये करनी 7 का वर्ग और ऋण करनी 6 का वर्ग। तो इस तरीके से 7 ऋण 6 होगा, 7 में से 6 घटाने पर 1 प्राप्त हो जाता है। तो इससे हमें हल मिल जाता है करनी 7 धन करनी 6। चलिए इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 6 देख रहे हैं। यहाँ पे 1/करनी 3 की घात 5 6 और पूरे की घात 4 है, तो इसे घातांक के नियम से सरल करेंगे। यहाँ पे 1 की घात 4 लिख दें और 3 की घात 5 की घात 4, और इसको सरल कर लेते हैं। यहाँ पे 5 का गुणा 4 में हो जाएगा, और इस तरीके से सरल करने पर यहाँ पे हम देखते हैं कि x की घात m गुणित n, इसका आधार पे हम इसे लिखेंगे 1/3 की घात 20। अब इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 7 देख रहे हैं, जिसमें कि आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसे 5 धन करनी 7 का गुणा 3 धन 2 करनी 2 में करना है। तो इस तरीके से हम इसको हल करें। यहाँ पे पहले 5 का गुणा 3 धन करनी 2 करनी 2 में कर दें, और करनी 7 का गुणा 3 धन 2 करनी 2 में कर दें। तो इस तरीके से 5 के 15 धन 5 दूनी 10 करनी 2 और धन 3 करनी 7 धन 2 करनी 14, इसका हल हमें प्राप्त हो जाता है। अब इसके बाद इसमें 8वां प्रश्न, जैसा कि हम देख रहे हैं 5/करनी 3 ऋण करनी 5 को सरल कीजिए। तो ये जो हम 8वां प्रश्न देख रहे हैं, इसमें हर का परिमेयकरण करेंगे। इसे लिखेंगे हम 5/3 करनी 3 ऋण करनी 5, इसका हम हर का परिमेयकरण करें तो चिन्ह बदल के गुणा करना पड़ेगा। तो करनी 3 धन करनी 5 का अंश में भी और हर में भी गुणा करेंगे। अब इसके बाद हम 5 का गुणा करनी 3 धन करनी 5 में करेंगे। नीचे की संख्याओं को देख रहे हैं कि यहाँ पे x धन y और x ऋण y के रूप में ये सवाल हल हो रहा है, तो इसको हम सूत्र लगाएंगे x का वर्ग अर्थात करनी 3 का वर्ग ऋण करनी 5 का वर्ग। अब इस तरीके से यहाँ पे करनी 3 का वर्ग को हम लिखेंगे 3 और करनी 5 के वर्ग को 5 लिखेंगे। 3 में से 5 घटाएंगे, ऋण 2 बचेगा। इस तरीके से ऋण 5/2 और करनी 3 धन करनी 5, इसका हल हमें प्राप्त हो जाता है। प्रश्न क्रमांक 9, जैसा कि हम देख रहे हैं, इसको सरल करना है। तो करनी 3 ऋण करनी 5 और करनी 5 धन करनी 3 को आपस में हम गुणा करते हैं। इसमें हम यहाँ पे सबसे पहले तो ध्यान दें कि करनी 3 ऋण करनी 5 लिखा और करनी 5 धन करनी 3, तो इसको हम करनी 3 धन करनी 5 कर लें। और फिर इसके बाद ए धन बी और ए ऋण बी है, ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग, इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पे करनी 3 का वर्ग ऋण करनी 5 का वर्ग, तो 3 ऋण 5 बराबर ऋण 2 हमें प्राप्त हो जाता है। प्रश्न क्रमांक 10 में आप देख रहे हैं कि करनी 5 धन करनी 2 का वर्ग को सरल करना है। अब इस तरीके से यहाँ पे इसको सरल करेंगे तो इसकी घात 2 है, अर्थात x धन y की घात 2 बराबर, चूंकि x का वर्ग धन 2xy धन y का वर्ग होता है, तो इसके आधार पर हम करनी 5 का वर्ग धन 2 करनी 5 गुणित करनी 2 धन करनी 2 का वर्ग लिखेंगे।
और इसे सरल कर देंगे तो इसके बाद हमें 5 धन 2 करनी 10 धन 2 मिल जाएगा और फिर 7 धन 2 करनी 10 इसका हल हमें प्राप्त हो जाता है। अब प्रश्न क्रमांक 11 की बात करते हैं जिसमें घातांक के नियम का उपयोग किया गया है। यहाँ पे 64 की घात 1/2 लिखा हुआ है। इससे सरल करें तो यहाँ पे हम 64 को 8 गुणित 8 लिख सकते हैं, अर्थात 8 की घात 2 और उसकी घात 1/2। यहाँ पे x की घात m इन की घात n है, तो घातों का आपस में जब गुणा हो जाता है घातांक के नियम से, तो यहाँ 2 गुणित 1/2 लिखेंगे घात में, और यहाँ से 2 से 2 कैंसिल करने पर केवल 8 हमें प्राप्त हो जाता है। दूसरा प्रश्न इसी में देख रहे हैं हम, 32 की घात 2/5 है, तो 32 की घात 2/5 को हम 32 के गुणनखंड निकाल लें, 2 की घात 5 जाएगा, अर्थात 2 का 5 बार गुणा करेंगे तो 32 आ जाता है। और यहाँ पे 5 का गुणा 2/5 पे कर दें तो 5 से 5 कैंसिल होने पर यहाँ 2 की घात 2 प्राप्त होगा और 2 दूनी 4 हल हमें मिल जाएगा। तीसरा प्रश्न है 125 की घात 1/3। अब इसे हम 125 के गुणनखंड निकालें तो 5 गुणित 5 गुणित 5 होते हैं, 5 की घात 3 लिखेंगे और 3 का गुणा 1/3 में करेंगे, जैसा कि घातांक का नियम आप देख रहे हैं यहाँ पे। इसके आधार पे 3 से 3 कैंसिल करने पर 5 की घात 1 मिल जाएगी, अर्थात 5 आंसर होगा। चौथा प्रश्न है इसमें 16 की घात 3/4 है और यहाँ पे 16 की घात जैसे ही 3/4 हम इसको सरल करते हैं तो 2 की घात 4 लिखा जाएगा और इसमें 3/4 का गुणा होगा, तो 4 से 4 कैंसिल करने पर जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे 2 की घात हमें 3 प्राप्त हो जाता है, अर्थात 2 गुणित 2 गुणित 2 अर्थात 2 दूनी 4 4 दूनी 8 हल हमें प्राप्त हो जाता है। चलिए अब प्रश्न क्रमांक 12 को सरल करते हैं जैसे कि हमें दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर। तो प्रश्न क्रमांक 12 में 2 की घात 2/3 है और 2 की घात 1/5 है, तो इससे सरल कर ले तो इस तरीके से यहाँ पे जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे 2 की घात 2/3 धन 1/5 लिखा हुआ है। अब इसे हम यदि सरल करते हैं तो इसे हम लिखेंगे घातों को योग करने पर, इसमें परिमेय संख्याओं के रूप की भिन्नों का योग किया जाता है, उस आधार पे 3 5 15 और यहाँ 3 का भाग 15 में 5 बार जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 का भाग 3 बार, 3 एकम 3 10 और 3 13/15 इसका हल होगा, 2 की घात 13/15। अब इसके बाद दूसरा प्रश्न है यहाँ पे 1/3 की घात 3 और उनकी घात 7 है, तो यहाँ पे 1 की घात 7 भी है और 3 की घात 3 गुणित 7 कर दें तो 7 21 हो जाएगा, 1/3 की घात 21 आंसर हमें प्राप्त हो जाता है। तीसरा प्रश्न है 7 की घात 1/2 और 8 की घात 1/2 हल है, इसको हल करना है तो 7 गुणित 8 चूंकि अलग अलग x और y के रूप में, जैसा घातांक का नियम कह रहा है, अलग अलग यहाँ पे संख्याएं हो और घातें एक समान हो तब घातें एक साथ लिखी जा सकती है, तो 7 का गुणा 8 में कर दे 56 होगा और इसको हम 14 चौको 56 अर्थात 4 गुणे 14 लिख देते हैं और 4 को हम 2 की घात 2 लिख देते हैं, इसकी घात 1/2, तो घात से बटे वाली संख्या 2 कैंसिल हो गई और करनी 14 इसका हल हो गया, तो 2 करनी 14 इसका हल हमें प्राप्त हो जाता है। अब चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न देखते हैं जैसा कि हमें स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। हमें हल करना है 1 व 2 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं लिखना है। तो सबसे पहले तो हम इसकी पहली विधि देखते हैं जैसा कि यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। 1 और 2 के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करने का एक ही तरीका हो सकता है। मान लेते हैं कि हम पहली संख्या a को 1 मान लेते हैं और दूसरी संख्या b बराबर 2 है, तब बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हमारा एक सूत्र है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं यहाँ पर, ये हमारा सूत्र है और 1/2 कोष्ठक में a धन b होगा। अब इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 1/2 और कोष्ठक में 1 धन 2 है। अब इसे हम लिखेंगे 1/2 गुणित 3, इसको सरल करके लिखेंगे तो 3/2 पहला हल हमें मिल जाता है, तो पहली संख्या आपकी 3/2 निकल आती है। अब यहाँ पे हम संख्याओं को देखें तो पहली संख्या 1 है और दूसरी संख्या को अब यदि 3/2 लेते के चलते हैं तो यहाँ पे a और b का मान परिवर्तित हो जाते हैं, तो इस तरीके से यहाँ से हम 1/2 और 1 धन 3/2 लिखेंगे और इसे हम सरल करेंगे। सरल करने पर आप देखते हैं कि दूसरी परिमेय संख्या आपको ज्ञात हो जाती है, तो इसको हम सरल करने पर देखते हैं कि दूसरी परिमेय संख्या हमारी 5/4 के बराबर आ गई। अब यदि 3/2 को हम पहली संख्या मान लेते हैं और दूसरी संख्या मान लेते हैं 2 को, तो इस तरीके से हमारे को तीसरी परिमेय संख्या ज्ञात हो जाती है, वह सूत्र के आधार पे 1/2 a धन b के आधार पे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसे हम सरल कर लेंगे, सरल करने पर हम पाते हैं कि इसका मान जो है 7/4 के बराबर प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ पे हमारी चौथी परिमेय संख्या के लिए, जैसे कि हमने अभी 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात कर लिए हैं जो कि 1 और 2 के बीच में हैं, 5/4 3/2 और 7/4। अब इन दोनों के बीच में, जैसा कि हम देख रहे हैं, इन दोनों के बीच में ही परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे और फिर इन दोनों के बीच में परिमेय संख्या को ज्ञात करेंगे। तो पहले हम 5/4 और 3/2 के बीच में परिमेय संख्या का हल निकालें, तो इसको हम क्रमशः a और b मान लेते हैं और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि a और b मानने के बाद यहाँ पे हमने मान रख दिया 1/2 a धन b
और a धन b करने पर यहाँ पे हमें हल प्राप्त हो जाता है 11/8 के बराबर। तो इसकी परिमेय संख्या चौथी वाली 11/8 होगी। पांचवी परिमेय संख्या के लिए हमने जैसा बताया कि 3/2 और 7/4 के बीच में मानना पड़ेगा, तो इसको भी हम सरल कर लेते हैं और सरल करने पर हम पाते हैं कि 13/8 इसका हल होगा। तो कुल मिला के जो हमारी 1 और 2 के बीच में परिमेय संख्याएं निकल के आएंगी वो कुछ इस प्रकार से होंगी: 3/2, 5/4, 7/4, 11/8 और 13/8। अब चलिए इसकी दूसरी विधि की, जैसा कि हमने कहा था कि आपको यहाँ पे हम दूसरी विधि बताएंगे, तो दूसरी विधि ये हो सकती है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं 1 व 2 के बीच में जब परिमेय संख्या ज्ञात करते हैं तो हम देखते हैं कि यदि 5 संख्याएं ज्ञात करनी है तो 5 संख्याएं ज्ञात करने के लिए हमें पहली संख्या का योग करना पड़ेगा, तो 5 और 1 6 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो कि 1 व 2 के बीच में हम परिमेय संख्या को इस रूप में लिख सकते हैं 1 व 2 को, तो 1 को हम लिख सकते हैं 6/6। यदि हम यहाँ पे कैंसिल कर लें तो इसका मान 1 ही प्राप्त होगा। और इसी तरीके से 2 को हम 12/6 लिखें क्योंकि 6 दूनी 12 होता है, तो यहाँ पे 2 प्राप्त हो जाएगा। तो 1 व 2 को हम इस तरीके से लिख लें 6/6 और 12/6। अब 6/6 और 12/6 के बीच में कौन सी संख्या हो सकती है, आप खुद अंदाज लगा सकते हैं कि यहाँ पे जो पहली संख्या होगी वह होगी 7/6, 6 के बाद 7 आता है, फिर 8/6, फिर 9/6, फिर 10/6 और 11/6। तो इस तरीके से यहाँ पे 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं हम आसानी से ज्ञात कर लेते हैं। तो ये थी दोनों विधियां। अब चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। जैसा कि हमें 14 दिखाई दे रहा है, जिसमें हमें दिखाई है कि 0.333 बराबर 0.3 की बार को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां p और q पूर्णांक हैं और q बराबर नहीं है 0 के। तो यहाँ पे इसको सरल करेंगे। इसको सरल करने के लिए चलिए हम यहाँ पे देखते हैं कि कैसे सरल करें। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, जैसा कि x बराबर हमने 0.333 को x मान लिया है और फिर इसे हम लिख सकते हैं 10 का गुणा करने पर 10x और 10 गुणित 0.333। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 10x बराबर 10 का जैसे ही गुणा करते तो 3.333 आ गया और 3.333 को हम 3.333 लिख सकते हैं। और जैसा कि हमने देखा कि समीकरण 1 में यहाँ पे 0.333 को हमने एक x माना है और इसके स्थान पे हमने x रख दिए, तो 10x धन 3x 3 धन x हो गया। अब यहाँ पे 10x में से 3x को हम घटा दें और जैसे ही हम घटाते हैं तो यहाँ पे हमें 9x बराबर 3 प्राप्त हो जाता है, जैसा कि हम देख रहे हैं। तो 9x बराबर 3 पक्षांतर कर दें हम, तो 9 का पक्षांतर करने पर 3/9 अर्थात 3 से कैंसिल करेंगे तो 3×3 होता है, 1/3 मिल जाएगा जो कि p/q का एक रूप होगा। अब इसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है अंतिम, 1/7 और 2/7 के बीच एक परिमेय संख्या लिखिए। तो यहाँ पे एक परिमेय संख्या लिखने के लिए हम यहाँ पे मान लेते हैं पुनः, जैसा कि हमने बताया था ऊपर आपको कि a बराबर 1/7 और b बराबर 2/7 है। अब बीच की परिमेय संख्या को लिखेंगे हम 1/2 और कोष्टक में a धन b, और यहाँ पे हम लिखेंगे 1/2 1/7 धन 2/7 बराबर 1/2 और 1 धन, यहाँ पे सरल करने पर इसका लघुत्तम 7 आ जाएगा और इसे हम लिखेंगे 1 धन 2/7 और 2 और 1 3 हो जाएगा और 7 का 2 में गुणा करने पर 14 हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो परिमेय संख्या होगी वह होगी 3/14। तो ये था हमारा अध्याय 1 जो कि प्रश्न बैंक में दिया गया था। आशा करता हूँ कि आपको ये अध्याय एक अच्छे से समझ में आ गया होगा, जिसके कि प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से और बहुत ही महत्वपूर्ण कंटेंट था ये। आप इसी प्रकार के महत्वपूर्ण कंटेंट को देखने के लिए आप चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।